चलें जी, सेट ऑफ ये सेट ऑफ जो है ना, सेट ऑफ होता है कि जी आप पर कोई मतलब मनी सूट होता है, रिकवरी ऑफ मनी का। ठीक है, मैडम सबा ने रिकवरी का दावा किया, मैडम लुबना शेन साहबा पे 10 लाख रिकवरी का, कि जी मैंने इनसे 10 लाख लेना है। तो सेटअप क्या है कि मैडम लुबना शेन साहबा भी कह सकती हैं कि जी मैंने तो खुद इनसे 5 लाख लेना है। ठीक है, मैंने खुद इनसे 5 लाख लेना है, 7 लाख लेना है, 4 लाख लेना है, 3 लाख लेना है। ठीक है, तो वो जो ये बाद में क्लेम करेंगी, ये क्या है, सेट ऑफ। और दोनों मतलब इनका भी दावा चलेगा और इनका भी मतलब जो क्लेम ये सेट ऑफ करेंगी उनको भी एज ए सूट ट्रीट किया जाएगा। और जो बाद में ये सेट ऑफ आप रिटर्न स्टेटमेंट में मांगते हैं, और मैडम लुबना शेन साहब ने कहा कि जी मुझे मेरा इनसे पैसे लेने हैं, सेट ऑफ क्लेम करनी है, तो इनको भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, ठीक हो गया। अब ये एक ऑर्डर 6 है, उसके अलावा ऑर्डर आपका 41 रूल 22 41/22। ठीक है, वहां पे भी आपका आपको रिस्पोंडेंट्स को वहां पे भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। ये 2 ऑर्डर हैं जहां पे आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। चलें जी, ऑर्डर 6 सेटअप, यहाँ पे ऑर्डर आपका 86 एंड 41/22, ये 2 ऑर्डर्स हैं जहाँ पे दूसरी पार्टी को मतलब रिस्पोंडेंट को, डिफेंडेंट को भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, जहाँ पे डिफेंडेंट को भी कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। ठीक हो गया जी। अब क्या कहता है, चलें जी, कहता है वेयर द सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। कौन से, किस सूट में, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, द डिफेंडेंट क्लेम सेट ऑफ। ठीक है, डिफेंडेंट क्या है, डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करता है। सेट ऑफ यही है कि जी आप मनी सूट में दूसरी पार्टी से भी कहते हैं कि जी मेरा आपके पास इतनी क्लेम बनता है। अगर प्लेंटिव क्लेम लेके आ जाता है तो आप खुद कहते हैं कि जी मेरा खुद इतनी क्लेम बनता है, तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करती है, जिनके माइक आने वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक है, कोर्ट set up the plaintiff demand claim set up against plaintiff के against demand any ascertained amount। ठीक है, ये देखें ascertained amount, कि आप कोई एक ascertained amount बताते हैं कि जी जैसे मैडम सबा ने 10 लाख का दावा किया, तो मैडम लुबना शेम साहबा जो है डिफेंडेंट है, वो कहते हैं मैंने 4 लाख लेना है। तो ये क्या है, ये असर्टेन अमाउंट है। असर्टेन अमाउंट आपकी सेटअप होती है। सेटअप के साथ आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं काउंटर क्लेम। ठीक है, काउंटर क्लेम, और समटाइम पूछ लेते हैं कि जी सेटअप और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेटअप आपकी असर्टेन्ड अमाउंट होती है, एक मुतय्यन शुदा अमाउंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल असर्टेन है, मतलब आपको पता है कि जी इतनी है। जो काउंटर क्लेम होता है, काउंटर क्लेम आपका मुतय्यन नहीं होता, असरटेन नहीं होता।
आप कहते हैं कि जी मेरा इसके साथ ताल्लुक लेन देन रहा है, ठीक है, मैंने फलां टाइम इसको इतनी पैसे दिए, फलां टाइम इतनी दिए, उसके साथ अब इंटरेस्ट लग रहा है, तो मेरे तकरीबन इतनी बनेंगे। ठीक है, अगर मैडम साहबा ये लुबना शेन साहबा यही कहती कि जी मैंने इतनी टाइम दिए फलां 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 फलां, तो वो क्या होगी, वो काउंटर क्लेम होगा। ठीक है, मैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का आपको डिफरेंस व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक हो गया, ये बेसिक डिफरेंस ही है। तो आपका सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ आपका असरटेन्ड अमाउंट है। ठीक है, असरटेन अमाउंट है। जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। बड़ा साहब अपना माइक ऑफ कर दें। चलें आगे जी, कहता है लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम प्लेंटिव। अब जो असर्टेन अमाउंट प्लेंटिव कहता है जो उसके रिकवरेबल होती है प्लेंटिव से, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट्स। बड़ा साहब अपना मोबाइल माइक ऑफ कर दें। ठीक है, अब वो कहता है कि जी आपका ये जो काउंटर ये आपका पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से एक्सीड ना कर रहा हो। ठीक है, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कैसे कि अब फर्स्ट क्लास जो है अनलिमिटेड है, सेकंड क्लास 50 लाख तक, थर्ड क्लास फर्स्ट 10 लाख तक, सिविल जज क्लास थर्ड ये 10 लाख तक। अब 10 लाख तक सपोज के आपका दावा 5 लाख क्लेम करते हैं। ठीक है, अब मैडम लुबना शेन साहबा जो है वो मैडम साहबा ने दावा किया आपका 5 लाख का, तो वो आगे काउंटर क्लेम करती हैं 3 लाख का। तो ये क्या है, ये जुरिस्डिक्शन से एक्सपेक्टेड जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं कर रहा है, टोटल 10 लाख 8 लाख बन रहा है। और मैं उसका तो है टोटल उनका टोटल जो थर्ड क्लास है 10 लाख तक है। तो क्या है कि ये उनकी पैटर्न जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं कर रहा। इसी तरह अगर जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर जाता है, सपोज कि मैडम सभा ने 10 लाख मांगा और मैडम लुबना शेन साहबा फिर आके कहते हैं कि जी मैंने खुद इनसे 5 लाख लेना है, तो टोटल होगी 15 लाख। 15 लाख तो फिर वो सेकंड क्लास के पास चला जाएगा। ठीक है, वो पैटर्न जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही है। नॉट एक्सीडिंग पैटर्न, बोथ पार्टी फेल दी सेम कैरेक्टर। अब दोनों पार्टीज जो है सेम कैरेक्टर में आ जाएंगी कि दोनों पार्टीज का क्लेम होगा, दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं एज दे फिल द प्लेंटिव सूट्स एंड डिफेंडेंट में एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट। फर्स्ट हियरिंग पे तो वो खुद दे सकता है, वरना आफ्टर फर्स्ट हियरिंग मतलब एट हियरिंग पे अगर वो देगा तो वो कोर्ट की परमिशन से देगा। ठीक है, present a written statement containing the particular of debts are to be set off। ठीक है, तो एडजर्न मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वो मांग सकता है सेट ऑफ। ठीक है, हाँ, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मतलब एडजर्न हेयरिंग पे वो कोर्ट की परमिशन से देगा। ठीक है, वो कोर्ट की परमिशन से देगा। ठीक हो गया जी। कहता है जी आपका मनी सूट में डिफेंडेंट जो है सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, और सेट ऑफ आपका असर्टेन अमाउंट होता है, असर्टेन अमाउंट होती है जो कि आप कहते हैं जी प्लेंटिफ से मैंने लेना है, और वो सेट ऑफ आपका पैक्यूनियरी जुरिसडिक्शन से एक्सीड नहीं कर रहा हो। ठीक है, और दोनों पार्टी सेम कैरेक्टर पे आ जाते हैं, तो मतलब दोनों का क्लेम होता है। और जो सेट ऑफ है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आप मांगते हैं, बाद में आप नहीं मांग सकते। अगर बाद में आप मांगते हैं तो कोर्ट की इजाजत आपको चाहिए होगी। आगे कहता है जी आपका कि the written statement shall have same effect as plaint in a cross suit, in a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in the respect of both original claims। ठीक है, तो कोर्ट ने वो दोनों क्लेम्स को मद्देनजर रखते हुए
ऑर्डर पास करना है, जजमेंट पास करनी है। दोनों क्लेम को जज रखते हुए कोर्ट ने जजमेंट पास करनी है। ठीक है, आगे कहता है बट दिस शैल नॉट अफेक्ट द लियन अपॉन द अमाउंट डिक्रीड of any pleader in respect of cost payable under him, payable under him। अब लियान क्या है? लियान आपका कोई आपकी जो अमाउंट है, अमाउंट के ऊपर कोई फर्दर क्लेम बनता है, जैसे इंटरेस्ट है या उसके ऊपर कोई और कोई चार्ज है आपकी अमाउंट पे, तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब उस अमाउंट पे कोई आपका कोई और इंटरेस्ट वगैरह या कुछ चार्ज वगैरह बनता है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो भी आप बाद में ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बाद में ले सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जी जब आप सेट ऑफ मांग लेते हैं, ठीक है, तो सेट ऑफ जब मांग लेते हैं तो आपका वो जो है ऐसे समझा जाता है कि जी आपका क्रॉस सूट आ गया है। जैसे आप कहते हैं कि क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्शन आपका वो जैसे अपील में भी आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन आ जाता है, और वहां पे डिफेंडेंट मतलब रिस्पोंडेंट भी आके कोर्ट फीस पे करता है, वो आके अपना क्लेम मांगता है। ठीक है, वो आपका आर्डर 41/22 वहां पे भी वो क्रॉस ऑब्जेक्शन की बात करता है। यहाँ पे यही समझा जाता है कि जी ये क्रॉस सूट है, वहां पे क्रॉस ऑब्जेक्शन है। ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो क्रॉस ऑब्जेक्शन पे भी वो कोर्ट फीस लगाते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन पे भी वो कोर्ट फीस लगाते हैं। ठीक हो गया। सिंपली वो कह रहा है कि जी जब आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया जिसमें आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि जी आपने एक क्रॉस सूट फाइल किया है और कोर्ट उस पर फाइनल जजमेंट देगी कि जैसे एक दावे में देती है, जैसे एक दावे में देती है, और जैसे वो उनको दोनों को एक ओरिजिनल क्लेम के तौर पर कोर्ट ट्रीट करेगी। और जो आप सेट ऑफ मांगते हैं, जो आपने जो अमाउंट सपोज के मैडम लुबना शेन साहबा ने कहती हैं कि जी मैंने खुद इनसे 5 लाख लेना है, ठीक है, 5 लाख के ऊपर उनका कोई इंटरेस्ट है या और कोई क्लेम है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सर अब आवाज बहुत सर टूट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी फराज साहब क्या कह रहे हैं? हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि जो फर्दर अगर कोई अमाउंट है, इंटरेस्ट है, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो भी रिकवरेबल है बाद में। तो बाद में कब सर? ये हम नहीं इसी नहीं सूट के साथ नहीं रिकवर करवा नहीं नहीं, सकते अगर कोई देखें देखें इंटरेस्ट है देखें तो? देखें आपका जो ये अमाउंट है, लियान क्या होता है? लियान का अगर आप पढ़ें तो आप वो आपका सेक्शन 18 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, उस पे वो बात करता है लियान की कि जी आपका जो अमाउंट प्लेंटिफ को दे चुके होते हैं, ठीक है, उस अमाउंट पे, ठीक है, मतलब वो जो आप इम्परफेक्ट टाइटल पे अमाउंट देते हैं, ठीक है, उस अमाउंट पे अगर वो मतलब सपोज के मैडम लुबना शेन साहबा ने एक कार खरीदी मैडम सबा से, मैडम सबा के नाम पे ही नहीं है, तो यहाँ पे मैडम सबा को मैडम लुबना को 4 राइट्स देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 18 के तहत कि जी ये एक क्या है कि जी अपनी रकम वापस ले सकती हैं, इनको कह सकते हैं कि जी आप बाद में इनका कार इनके नाम पे हो जाती है तो उनको कहती है कि जी कार का आप गुड टाइटल दें। अगर कार इनके भाइयों के नाम पे भी है तो उनको कहेगी कि जी आप अपने भाइयों से अपनी कंसेंसस लेके दें। ठीक है, अगर कोई कार वो कोई अटैच है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, तो वो कहेगी कि वो मॉर्गेज रिडीम करके दें। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि जब वो चौथे में वो अमाउंट वापस लेता है तो वो जो लियान वगैरह है उस अमाउंट पे तो वो भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जी ये उसका कोई उसके क्लेम लियान वगैरह बनता है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, तो मतलब वो भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, वो भी क्लेम कर सकती है, ये बात कर रहा है।
ठीक हो गया। एक्चुअली सर आपने इसी में बताया था ना कि वो रिकवरेबल होती है बाद में, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया है कि बाद मैडम में क्यों होती है, साथ ही क्यों नहीं हो सकती। मैडम वो मैं कह रहा हूँ कि जी उसके मतलब जो आपने पकाया 5 लाख दिया है, उसको 5 लाख उनसे लेना है, उसके ऊपर जितनी भी क्लेम है आप ले सकती हैं, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ओके सर, ठीक ठीक है है। ठीक है। आगे कहता है थर्ड वन कि जी दी रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न सर स्टेटमेंट। जी मैडम। सर मेरा भी क्वेश्चन है। सर जी अगर मैडम, इसकी पेक्यूलियरी जो लिमिट्स है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन आवाज बनती कम है आ रही है कोर्ट मैडम के, आपकी। तो फिर सर अब आ रही आ रही आ रही है है। हेलो। आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो है पेक्यूलियरी जो लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एक्सीड कर जाती है, तो फिर इसका क्या प्रोसीजर है? मैडम दूसरी कोर्ट को चला इसके जाएगा। लिए डिफेंडेंट जो है दूसरी वो कोर्ट सेपरेट देखे ना सूट कि फाइल करेगा। फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास है 10 लाख, 10 लाख से हाँ ज्यादा हो जी जाती है, ली 15 लाख हो जाती है, तो फिर वो सेकंड क्लास के पास चला जाएगा दावा। सर, तो सेपरेट सूट फाइल सर करेगा। नहीं उसी दो। या सर मैं समझी नहीं। एक सेकेंड, फरद साहब आपको आवाज आ रही है? फरद साहब सर बड़ी चलें। जी मैडम सबा अब आप करें क्वेश्चन शुरू बहुत था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोर्ट है अगर उसकी पिक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं बनती सेट ऑफ वाले, जो रिकवरी ऑफ अमाउंट मनी रिकवरी का जो सूट है, डिफेंडेड जो रिटन स्टेटमेंट में क्लेम करता है एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बियॉन्ड होती है या एक्सीड कर जाती है, तो फिर इसके लिए क्या डिफेंडेंट सेपरेट सूट फाइल करेगा नहीं एज सेपरेट प्लेंटिफ? सूट नहीं करेगा मैडम, सेपरेट सूट नहीं करेगा, वो दूसरी कोर्ट के पास चला जाएगा, फर्स्ट क्लास के पास चला, सेकंड क्लास के पास चला जाएगा, उससे भी एक्सीड करती है तो फर्स्ट क्लास के पास चला जाएगा, उसकी तो अनलिमिटेड है। सर तो सेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट है। तो फिर ये दूसरी कोर्ट के पास कैसे चला गया? दूसरी मैडम केस ही इकट्ठा, केस ही वो ये दोनों केस मतलब जो है ना एक केस अच्छा जवाब दावा क्या है, जवाब दावा पार्ट है आपका दावे का, जी सर। जवाब दावा पार्ट नहीं है दावे का, तो दावा अगर चला जाएगा तो साथ उसके जो एक फाइल चली जाएगी दूसरी कोर्ट के पास। तो इसका मतलब फिर इंस्टांस में जो अभी हम लोगों ने प्रोपोजिशन दी थी उस स्टांस में फिर सेकंड क्लास इसको वो करेगी हाँ एंटरटेन? जी सेकंड क्लास करेगा उसको, सेकंड सर क्लास मेरा करेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि क्या कोर्ट खुद भेजेगी दावा, खुद ट्रांसफर करेगी, मैडम या यहाँ पे ऑर्डर ये ना 7 रूल 10 अप्लाई होगा? नहीं टेंशन नहीं होगा, वो तो रिटर्न होता है और क्योंकि वो आर्डर। भी मैडम सुन लें, आर्डर 7 रूल 10 ये आप जेन में रखना है, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है, पैक्नेज जुरिस्डिक्शन की बात ओके नहीं सर। करता। आर्डर 7 रूल 10 वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। ये आपकी बात हो रही है पैक्नेज जुरिस्डिक्शन की। अब देखें कि जब केस हम ट्रांसफर कराते हैं, हम अक्सर कोर्ट को जाके कहते हैं कि जी देखें ये जो सेम सब्जेक्ट मैटर है, इसका सेम सब्जेक्ट मैटर का सूट दूसरी कोर्ट में चल रहा है, तो वो कोर्ट कहती है कि जी आप उधर की अटेस्टेड कॉपी ले आके दे दें तो मैं उसको रेफर कर दूंगी, या आप एप्लीकेशन दे दें जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज को तो वो कर देगा, जैसे आप करवाना चाहें करवा देते हैं, तो जज खुद भी रेफर कर सकता है और आप भी एप्लीकेशन दे सकते ठीक है सर, ठीक है। हैं। जी आ गया जी आपका 3 रूल 3 कहता है दी रूल्स रिलेटिंग टू राइटिंग स्टेटमेंट और रिलेटिंग टू राइटिंग रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा बाय प्लेंटिफ अप्लाई टू a written statement to answer the claim of set off। ठीक है कि आप देखें जब आएगा ना सेट ऑफ, ठीक है, जब सेट ऑफ आएगा तो फिर प्लेंटिफ उसका जवाब देगा, ठीक है, जब सेट ऑफ आएगा फिर प्लेंटिफ भी जवाब देगा। अब जवाब दावा प्लेंटिफ देगा
ठीक है, कि जैसे मैडम सभा ने दावा किया 10 लाख की रिकवरी का मैडम लुबना शहीन सभा पे, और मैडम लुबना ने जो रिटर्न में सेटअप मांग लिया कि जी मेरा खुद 5 लाख बनता है। अब इस 5 लाख का जवाब मैडम सभा देंगी, ठीक है, प्लेंटिव देगा कि जी ये सेटअप कैसे मांग रही है, और जो सेटअप प्लेंटिव जवाब देगा उस सेटअप का, उस पे भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो हम ऑर्डर 8 में पढ़ रहे हैं कि जी वो स्पेसिफिक डिनाइल होगा तो स्पेसिफिक होगा, इवेसिव नहीं होगा, और आपका जो है वो जो चीज़ें हर चीज़ को आपने स्पेसिफिकली बताना है, ये सारे रूल्स उस पर अप्लाई होंगे। ये है आपका सेटअप, ठीक है। आगे जी आपका आगे जी आपका 7 डिफेंस और सेटअप। Defense are set up founded on separate ground. Defense are set up founded on separate grounds. कहता है where the defendant relies on several distinct grounds. Several distinct grounds of defense are set up founded on separate and distinct facts. They shall be stated as may be separately and distinctly. They shall be stated as separately and distinctly. ठीक है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जी डिस्टिंक्ट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स, ठीक है, सेपरेट एंड सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स। अब सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स क्या है कि जैसे आपका एक आपका सेम काज ऑफ एक्शन पे, ठीक है, जैसे एक निकाहनामा होता है, निकाह नामे के बाद अगर नहीं बनती तो बीवी के पास डिफरेंट ग्राउंड्स होती हैं कि वो डेजोलेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, डावर मांग सकती है, डॉरी आर्टिकल्स मांग सकती है, कस्टडी मांग सकती है, तो वो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। अब जब वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे आती है, डिफरेंट क्लेम मांगती है, तो हर क्लेम को हर मतलब जो क्लेम है उसको वो सेपरेटली बताएगी, सेपरेटली मांगेगी जी मुझे ये चीजें चाहिए। और जो डिफेंस है, डिफेंस भी वो उसको डिनाई करेगा तो सेपरेटली डिनाई करेगा। कहता है वेयर डिफेंडेंट डिनाई rely on several distinct grounds of defense are set up founded on separate facts. फिर separate facts पे अगर वो हो रहा है, they shall be stated as far as may be separately and distinctly. तो उनके grounds वो separately और distinctly वो describe करेगा, define करेगा, ठीक है। उनको सारे सेपरेटली एंड डिस्टिंक्ट उसको डिनाई करेगा। मैंने आपको कल स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट दिखाए थे। चले मैं वो आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपका सपोज के मांग लेता है, प्लेंटिव मांग लेता है कि जी सूट फॉर डिक्लेरेशन मांग सकता है, लेता है, कैंसलेशन मांग लेता है, और साथ वो मांग लेता है आपका इंजंक्शन, ठीक है। तो वो कहता है कि पहले तो इस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करें नल एंड वाइड, सेकंड फिर उसको कैंसिल करें, थर्ड जितनी देर तक केस डिसाइड नहीं होता इस सूट प्रॉपर्टी को ऑर्डर किया जाए कि फर्दर एलिनेट ना करे। अब जो डिफेंडेंट है इनका डिफेंस देगा, सेपरेट ग्राउंड्स पे देगा, तो इनको अलग-अलग उसने डिफाइन करना है कि जी ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ
प्रिपेयर हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ, इसको मतलब क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, कोई इसमें फौजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, नल एंड वाइड नहीं हो सकता। दूसरा उसने कहना है कि जी ये डॉक्यूमेंट नल मतलब है जेन्युइन, तो उसको कैंसिलेशन बनती नहीं है। थर्ड वन वो कहेगा कि जी जब प्रॉपर्टी ही मेरी है तो मैं इसको जहाँ मर्जी सेल करूँ डिनाई मतलब सेल करूँ कर सकता हूँ, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह उसका जो डिफेंस होगा डिफरेंट ग्राउंड्स पे, तो उसको उसने सेपरेटली उसको स्टेट करना है, जाहिर करना है, बताना है। ठीक है, शैल बी स्टेटेड सेपरेटली, तो हर ग्राउंड को उसने सेपरेटली बताना है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका न्यू ग्राउंड्स आर डिफेंस। न्यू ग्राउंड्स आर डिफेंस के आपका कोई न्यू ग्राउंड्स है तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहता है एनी न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच अराइजन आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जो कि दावा दायर करने के बाद होती हैं। ठीक है, आर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, आर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट claiming setup may be raised by plaintiff or defendant as the case may be in written statement। ठीक है, कहता है कि जी दावा दायर करने के बाद कोई भी न्यू ग्राउंड, ठीक है, कोई भी ग्राउंड डिफेंस की जो कि सूट फाइल करने के बाद या रिटन स्टेटमेंट के फाइल करने के बाद राइज होती हैं, तो उसको भी आपका रिटन स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, उसको भी रिटन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। असल में आपके जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो आपका 8 के तहत होते हैं, रूल 8 के तहत प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के आपका वो जो मतलब जो स्टार्ट में बताते हैं दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल, दैट द सूट इज टाइम बार्ड, दैट द सूट हैज डिस्क्लोज नो कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, दैट द प्लेंटिफ नॉट कम विद क्लीन हैंड, या दैट द सूट बेस्ड ऑन false and fictitious मतलब ग्राउंड्स hence liable to dismiss। तो ये क्या है, ये सारी हम न्यू ग्राउंड्स बताते हैं कोर्ट को, जो कि कोर्ट के वो प्लेंटिफ ने एज सच सूट में नहीं लिखा होता, हम उसको बताते हैं कि जी ये आपका ये ग्राउंड्स हैं जो कि हमारी डिफेंस की हैं। ठीक है, ये ग्राउंड्स हैं जो कि हमारे डिफेंस की हैं, हम उसको दिखाते हैं। आगे जी आपका सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पे वो कहता है कि जी सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ जी पे मुझे सही तरह से समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी the institution of the suit or the presentation of a written statement। मतलब written statement प्रेजेंट हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई रेज हो रहा है तो वो कैसे फिर हम रिटन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट तो ऑलरेडी हम प्रेजेंट कर चुके हैं। वो मैडम वो आप 6-17 के तहत एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, सूट अमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सूट अमेंड भी कर सकते तो हैं। सर यहाँ ठीक है, पे प्रोसीजर होगा ना, फिर आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन ठीक देते है, हैं, अगर कोई एप्लीकेशन न्यू देते ग्राउंड अराइज हुआ है आफ्टर द हैं। हाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिटन, जी हाँ जी, फिर हाँ उसके जी, बाद अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देंगे और फिर उसमें हम न्यू ग्राउंड्स, ठीक। हाँ जी, ठीक है, उसमें आपने न्यू ग्राउंड्स लेने हैं। ठीक हो गया। 1 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड हो रही है, तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा।